गुड मॉर्निंग गाइज। नेफ्रॉन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन क्या है, क्या कार्य करता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है वक्र के अंदर और ये क्यों पाया जाता है, इसके कार्य क्या होंगे, वक्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेफ्रॉन को वक्राणु भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है ना वो एक मूत्रजन नलिका है, अर्थात मूत्रजन का मतलब मूत्र का निर्माण करने वाली। नेफ्रॉन में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। कैसे, देखिए कि जो अभिवाही धमनी होती है वो यूरिया युक्त रुधिर को कहाँ लाती है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट में लाती है। ठीक है, या आप यूं कहें कि नेफ्रॉन के मेलपीगी काय में वो लेके आती है। मेलपीगी काय जो होता है ना वो बोमन संपुट और केशिका गुच्छ से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम इसको डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन को मूत्रजन नलिका भी कहा जाता है, यानी कि मूत्र का निर्माण करने वाली नलिका कहा जाता है। दूसरी बात कि नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन जो है ना वो जो वक्र है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड बात, या यूं कहें कि वक्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन जो है वो मूत्र को या सभी पदार्थों को छानने का कार्य करता है। और सभी पदार्थ किसके माध्यम से आएंगे, रुधिर के माध्यम से। तो हम स्पेशली यूं कह सकते हैं कि भाई जो नेफ्रॉन है वो रुधिर को छानने का कार्य करते हैं और उसमें जो विभिन्न प्रकार के तत्व या पदार्थ उसमें मिश्रित होते हैं उनको अलग अलग विभिन्न भागों के द्वारा अवशोषित करके या मतलब छानकर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। नेफ्रॉन हम बारीकी से पढ़ेंगे। नेफ्रॉन को मूत्रजन नलिका कहते हैं। सेकंड पॉइंट नेफ्रॉन का यह है कि नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरी बात हम नेफ्रॉन में करते हैं कि मनुष्य के वक्र में, मनुष्य में वक्रों की संख्या 2, यानी कि प्रत्येक वक्र में लगभग 10 से 12 लाख महीन लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। या यूं कहें कि मनुष्य के प्रत्येक वक्र में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में चौथी बात हम करते हैं कि मूत्रजन नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि मूत्रजन नलिका भी नेफ्रॉन को कहा जाता है, क्योंकि मूत्रजन का मतलब हो गया मूत्रजन मतलब मूत्र, इसको संधि विच्छेद हम करने वाले हैं। अगर संधि विच्छेद इसमें करते हैं तो मूत्र प्लस जन शब्द आ जाता है कि मूत्र का निर्माण करने वाला, मूत्र को जनरेट करने वाला या निर्माण करने वाला। तो मूत्रजन नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ घुले होते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना, मूत्रजन नलिकाओं में किसका निर्माण होगा, मूत्र का। और मूत्र में क्या उपस्थित होंगे, नाइट्रोजनी पदार्थ घुले हुए रहते हैं। आगे हम बात करते हैं नेफ्रॉन के अंदर कि प्रत्येक मूत्रजन नलिका यानी कि प्रत्येक नेफ्रॉन में निम्न भाग होते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि नेफ्रॉन को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग है मेलपीगी काय। अब मेलपीगी काय को 2 भागों में बांटा गया है, बोमन संपुट और केशिका गुच्छ। दूसरा भाग है मूत्रजन नलिका का या नेफ्रॉन का वक्र नलिकाएं। वक्र नलिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरी है हेलने का लूप और तीसरी है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और तीसरा भाग है नेफ्रॉन का संग्रह नलिकाएं। ये संग्रह नलिकाएं जो हैं आगे जाके मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं। मूत्र वाहिनियां आगे जाके मूत्राशय में खुलती हैं और मूत्राशय से मूत्र को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में कुछ डिस्कशन करा है। अब मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को आपके सामने शो कर रहा हूं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स आप इजीली तरीके से नेफ्रॉन के फंक्शंस को समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा, देखो मैंने यहाँ पे अभिवाही धमनी जो यूरिया युक्त रुधिर को लेके आती है केशिका गुच्छ में, ध्यान रखना, अभिवाही धमनी जो यूरिया युक्त रुधिर को लाएगी किसमें, केशिका गुच्छ में। मैंने ये देखो बालों का सा जो गुच्छा होता है ये केशिका गुच्छ होता है, इसे ग्लैमेरुल्स कहते हैं। गाइस इसको समझने के लिए हमने देखा होगा कि महिलाएं जो छोटी बनाती हैं वो सेम केशिका गुच्छ उन चोटियों के समान होता है, गुच्छे के रूप में होता है जिसमें छानने की क्रिया होती है या छानने से संबंधित कार्य यहाँ पर होता है।
तो देखिए पहली है अभिवाही धमनी, जो यूरिया युक्त रुधिर केशिका गुच्छ में लाएगी, ठीक है। दूसरी है अपवाही धमनी, अब केशिका गुच्छ में या ग्लोमेरुल्स के अंदर वो रुधिर छनता है, और रुधिर छनने के बाद शुद्ध रुधिर अपवाही धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में या वक्र में चला जाता है। अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर को केशिका गुच्छ में लाती है, केशिका गुच्छ में रुधिर को छाना जाता है, शुद्ध रुधिर वापस अपवाही धमनी से चला जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने ये रेड से इस नली को बनाया हुआ है। तो अभिवाही धमनी क्या लाएगी? यूरिया युक्त रुधिर, ये लेके आएगी किसको? रुधिर को। कैसे रुधिर को? यूरिया युक्त ब्लड को ये लेके आएगी और ले जाके कहां छोड़ देगी? केशिका गुच्छ में। ये मैंने केशिका गुच्छ बनाया। मैंने भी कहा था ना कि बोमन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर क्या बनाते हैं? मेलपिगिकाय बनाते हैं। और मेलपिगिकाय क्या है? नेफ्रॉन का पहला भाग। ये आपको कटोरेनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, ये बोमन संपुट है। ये कटोरेनुमा संरचना जो है बोमन संपुट है, और ये जो घिरी हुई आपको संरचनाएं हैं एक जाल रूप में, जैसे रस्से को हम मेल देते हैं ना, उस तरीके जो एक संरचना है वो केशिका गुच्छ होती है। यूरिया युक्त रुधिर इन केशिका गुच्छ में ही छनता है। आप देखिए रुधिर जैसे ही इन केशिका गुच्छों में आएगा तो केशिका गुच्छ में 0.1 μm व्यास के छिद्र होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं, कई हजारों की संख्या में छिद्र होते हैं एक नली के अंदर। अब उनमें से जो छनने वाले पदार्थ हैं वो तो सारे सारे क्या करते हैं? यहां बोमन संपुट में आके इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि रुधिर उन छिद्रों से नहीं निकल पाता। तो गाइस ध्यान रखना, इन नलिकाओं से रुधिर के अलावा सभी पदार्थ आकर कहां इकट्ठे हो जाते हैं? बोमन संपुट में। देखिए अभिवाही धमनी के द्वारा यूरिया युक्त रुधिर कहां गया? केशिका गुच्छ में गया, और केशिका गुच्छ में छलनी होती है, या यूं कहीं केशिका को छलने ही होते हैं, और केशिका गुच्छ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं 0.1 म्यू के। उन छिद्रों से वो अपशिष्ट जो हैं, वो पदार्थ जो हैं निकल जाते हैं रुधिर को छोड़कर, और रुधिर वापस शुद्ध होके अपवाही धमनी से निकल जाता है। अब बचा क्या? विभिन्न पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन आदि पदार्थ किसमें जमा है? अब इस बोमन संपुट में इकट्ठे हैं। अब बोमन संपुट से ये सभी पदार्थ कहां जाएंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। गाइस मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूं कि अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? नेफ्रॉन की संरचना अगर आपको बनानी है तो कैसे आप बनाएंगे? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप यू बनाएंगे, ये मैंने यू बना दिया। फिर आप एम बनाएंगे, मैंने एम बना दिया। फिर आप यू बनाएंगे, मैंने यू बनाया। फिर आप एम बनाएंगे, ये आपका नेफ्रॉन बन जाता है। इजीली तरीके से आप नेफ्रॉन बना सकते हैं। इन सभी के पार्ट को दिखा सकते हैं। ये मैंने नेफ्रॉन बना दिया है। किस तरीके से नेफ्रॉन को बना सकते हैं? सबसे पहले यू बनाएंगे, फिर एम बनाएंगे, फिर यू बनाएंगे, फिर एम बनाएंगे, आपका नेफ्रॉन तैयार है। यहां पर देखिए अब अशुद्ध पदार्थ जो हैं एक विलयन के रूप में बोमन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं, और बोमन संपुट से समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका को पीसीटी कहा जाता है, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल कोलोटेट ट्यूब्स, पीसीटी कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका को। अब ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, और इस विलयन में, इस तरल में बहुत सारे तत्व मौजूद हैं। ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है, साथ में विटामिन भी हैं, और कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी, सारी चीजें होती हैं। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में इस विलयन में मौजूद, ठीक है ना, इस तरल में मौजूद अमीनो अम्लों का, गाइस ध्यान रखना कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या होगा नेफ्रॉन की में, तो इस विलयन में उपस्थित जो पदार्थ छन के आए हैं उन पदार्थों में ग्लूकोज का, किस किस का? ग्लूकोज का, अमीनो अम्लों का और विटामिन सी का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, यानी कि 100% अवशोषण हो जाता है। किसमें?
पीसीटी में यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो पदार्थ आए हैं बोमन संपुट से या किसी का गुच्छे छनकर, उन पदार्थों में से समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज का, अमीनो अम्लों का, विटामिन सी का 100% अवशोषण हो जाता है। अब ये अवशोषित किए हुए पदार्थ लसिका में चले जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे भर दिया है, इसको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर सभी पदार्थ मौजूद हैं। ठीक है, अब ये लसिका में जाना शुरू हो जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में शुरू होता है हेनले का लूप। किसका लूप? हेनले का लूप। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज का, अमीनो अम्लों का और विटामिन सी का तो 100% अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इसमें रसायनकुर पाए जाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका पूर्ण अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में नहीं होता। वे पदार्थ हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ये जो पदार्थ हैं इनका 75% ही अवशोषण समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि पीसीटी नलिका में यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में 100% अवशोषण किन किन का होता है? तो ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का और विटामिन सी का। जबकि 75% अवशोषण किन किन का होगा? कैल्शियम का, पोटेशियम का और सोडियम का। अब आगे हम बात करते हैं हेनले के लूप का। हेनले के लूप में 2 भुजाएं होती हैं। इस भुजा को हम पहली भुजा कह सकते हैं और इस भुजा को हम दूसरी भुजा कह सकते हैं। पहली भुजा जो होती है वो अवरोही भुजा होती है। गाइस कौन सी? अवरोही भुजा। दूसरी भुजा को हम कहते हैं आरोही भुजा। अवरोही जो भुजा है वो जल के लिए पारगम्य होती है। तो जल के लिए पारगम्य होती है तथा तो जल का ही अवशोषण कर पाएगी। तो देखिए अवरोही जो भुजा है वो जल के लिए तो पारगम्य होती है, जबकि अन्य पदार्थ जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन सभी के लिए क्या होती है? अपारगम्य। तो अवरोही भुजा में केवल जल का ही अवशोषण होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नेफ्रॉन के किस भाग में केवल जल का अवशोषण होता है? तो वो है अवरोही भुजा हेनले का लूप में। अब यहाँ पर जल का अवशोषण हो गया, बाकी पदार्थ जैसे कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन ये आगे चले जाते हैं। अब दूसरी भुजा कौन सी है? आरोही भुजा हेनले के लूप में। अब आरोही भुजा जो है वो जल के लिए तो अपारगम्य होती है, जबकि बाकी तत्वों के लिए वो पारगम्य होती है। तो स्पेशली अब आप समझ गए होंगे कि आरोही भुजा के अंदर क्या होगा? कैल्शियम का अवशोषण हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा, लेकिन जल का अवशोषण नहीं होगा। तो गाइस अवरोही भुजा में केवल जल का अवशोषण होगा क्योंकि वो जल के लिए पारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, बाकी तत्वों के लिए वो पारगम्य होती है, इसलिए वहां पर बाकी तत्वों का अवशोषण हो जाता है। ये अवशोषित किए हुए पदार्थ लसिका में आते रहते हैं। आगे हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये अवशोषित किए हुए पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं, लसिकाओं में इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हम इसको अब समझाएंगे आगे, पहले हम दूरस्थ कुंडलित नलिका को समझ लेते हैं। तो गाइस जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है उसके अंदर सोडियम का और क्लोरीन का पुनर्अवशोषण होता है या पुनः अवशोषण होता है, तथा यहां पर जो 75% कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का अवशोषण हुआ है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, बचे हुए 25% जो हैं उनमें से 19% सोडियम का, पोटेशियम का और कैल्शियम का, क्लोरीन का अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता रहता है, क्योंकि समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में अवशोषण की क्रिया जारी रहती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम का केवल 75% भाग ही अवशोषित होता है, तथा ये हेनले के लूप से होते हुए जैसे ही दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचते हैं, क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जैसे ही दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचते हैं तो वहां पर 19% बचे हुए 19%, देखो 75% तो आपका दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो गया है कैल्शियम का, पोटेशियम का और सोडियम का अवशोषण। बचा कितना? 25%, जिसमें 25% में दूरस्थ कुंडलित नलिका में 19% का अवशोषण हो जाता है और बाकी चले जाते हैं संग्रह नलिका के अंदर। तो गाइस ध्यान देना कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में कैल्शियम का, सोडियम का, क्लोरीन का 19% अवशोषण होता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका में 19% जो अवशोषण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार होता है ADH। गाइस ध्यान रखना, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये जिम्मेवार होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण के लिए। उसके बाद में
बचा हुआ पदार्थ जो है या तरल जो है दूरस्थ कुंडलित नलिका से संग्रह नलिका में चला जाता है और संग्रह नलिका से फिर मूत्रवाहिनियों में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय के अंदर और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा अवशोषित किया हुआ पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो गया, हेनली लोब के द्वारा जो अवशोषित किए हुए हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए सभी, और दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा अवशोषित किए हुए पदार्थ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनका जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा ये ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएंगे और अपवाही धमनी द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाएंगे और शरीर के सभी भागों में फिर इनको पहुंचा दिया जाता है। तो गाइस ध्यान रखना कि अभिवाही धमनी जो है, अभिवाही धमनी, देखो इनमें अंतर आ जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं। अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर को यानी कि अशुद्ध रुधिर को केशिका गुच्छ में लाती हैं, केशिका गुच्छ में छनने के बाद शुद्ध रुधिर अपवाही धमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में चला जाता है। गाइस यहाँ पर ध्यान यहाँ देना है कि जो बोमन संपुट है उसमें जो छने हुए पदार्थ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और बोमन संपुट की जो संरचना होती है वो कटोरे नुमा होती है या प्याले नुमा होती है। बोमन संपुट के बाद में जो पदार्थ छने हैं वो पदार्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं जहां पर ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का और विटामिन सी का 100% अवशोषण हो जाता है, जबकि कैल्शियम का, पोटेशियम का, सोडियम का 75% अवशोषण होता है। उसके बाद में वो पदार्थ पहुंचते हैं हेलने के लूप में। हेलने के लूप में दो भुजाएं उपस्थित होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजा के अंदर केवल जल का अवशोषण होता है क्योंकि अवरोही जो भुजा है जल के लिए पारगम्य होती है, बाकी पदार्थों के लिए वो अपारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा जो है जल के लिए पारगम्य होती है और बाकी तत्वों के लिए, पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो यहाँ पर भी जल बाकी तत्वों का अवशोषण हो जाता है अवरोही और आरोही भुजाओं में। इसके बाद जो बचे हुए पदार्थ या तत्व हैं वो चले जाते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका में और जैसे वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में पदार्थ पहुंचते हैं वहां पर 19% सोडियम का, क्लोरीन का, इनका अवशोषण हो जाता है और शेष बचे हुए पदार्थ मूत्र में बदलकर संग्रह नलिका से होते हुए मूत्र नलिकाओं में, फिर मूत्र नलिकाओं से मूत्राशय में और मूत्राशय से फिर चले जाते हैं वो शरीर से बाहर। आज हमने सही तरीके से जितना ज्यादा हो सके हमने आपको नेफ्रॉन के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगले चैप्टर में या वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के भागों के कार्यों के बारे में। यहाँ पर मैंने अभी आपको नॉर्मल तरीके से डिस्कशन किया है। तो गाइस अगर आपको नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन आप पढ़े जरूर।